एग्री एड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। अपने प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हेटेरोसिस यानी संकरोज पढ़ रहे थे। कल अपने संकरोज के बारे में पढ़ा था, आज उस टॉपिक को अपने कंप्लीट करेंगे। कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? संकरोज यानी हेटेरोसिस। आप पढ़ के आए हो क्या? संकरोज क्या होता है, कोई बता सकता है? हेटेरोसिस आप रिवीजन करके आए हो तो बताओ। संकरोज में अपने क्या पढ़ा था? भी F1 पीढ़ी में जो स्थिति प्राप्त होती है अपने को, उनका क्या है? भी एक या एक लक्षण में क्या है? भी अपने जनकों से उत्तम होना। या तो एक लक्षण हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे पादप की लंबाई हो गई, उपज हो गई, गुणवत्ता होगी, अनुकूलता में क्या है कि अपने जनकों से क्या उत्तम होना क्या कहलाएगा? संकरोज। उसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताई थी, आभासी संकरोज या स्यूडो हेटेरोसिस। F1 पीढ़ी में स्थिति का क्या है? भी केवल अपने जनकों से सिर्फ कायिक वृद्धि यानी लग्जरियस ग्रोथ में क्या उत्तम होना क्या कहलाता है? आभासी संकरयोज, स्यूडो हेटेरोसिस। उसके बाद अपने दो प्रकार पढ़े थे, सकारात्मक और नकारात्मक संकरोज। सकारात्मक में तो केवल क्या होगा? जिसमें मान बढ़ेगा, भी टॉप मान होगा, उसी को अपने क्या है? सिलेक्ट करेंगे। और नकारात्मक जिसका मान क्या कि कम होगा, उसको अपने क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आगे लिखो अपने संकरोज का स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन किन किन विधियों के द्वारा होता है? संकरोज का स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन किन किन विधियों के द्वारा होता है? वो पहली विधि लिखो अपने अलैंगिक जनन के द्वारा। अलैंगिक जनन। दूसरा लिखो अपने एपोमिक्सिस। दूसरा कौन सा है अपना? एपोमिक्सिस में मैंने दो प्रकार पढ़ा था, वो कौन सा होगा? फेक्यूलेटेटिव एपोमिक्सिस। कौन सा? एपोमिक्सिस के अंदर अपने दो प्रकार पढ़े थे। उसमें जो अपना फेक्यूलेटिव एपोमिक्स है ना, उसका क्या होगा? संकरोज में संकरोज का स्थिरीकरण होगा। उसके बाद अपने बात करें तो संतुलित घातक विधि, घातक चयन। और लास्ट चौथा है अपना बहुगुणिता। इन चार विधियों के द्वारा अपना क्या कर सकते हैं? स्थिरीकरण कर सकते हैं। किसका? हेटेरोसिस या संकरोज का। संतुलित विधि यानी बैलेंस्ड लिथल सिस्टम। संतुलित घातक विधि या बैलेंस्ड लिथल सिस्टम। चार विधियां हैं, अलैंगिक जनन विधि, एपोमिक्सिस मेथड्स, संतुलित घातक चयन या बहुगुणिता। ये इसको संतुलित घातक पद्धति, सिस्टम पद्धति। हेटेरोसिस को फिक्सेशन करने वाली कौन कौन सी विधियां है? अपने चार विधि पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन, एपोमिक्सिस, संतुलित घातक विधि और बहुगुणिता। लिख लिया सभी ने? अब अगला लिखो संकरोज का आंकलन। संकरोज का आंकलन अपने किन किन तरीकों से कर सकते हैं? यहां से क्या है कि आंकलन में से क्या है कि न्यूमेरिकल आता है। अगली हेडिंग डालो भी संकरोज का आंकलन। संकरोज का आंकलन। अगली हेडिंग क्या है अपनी? संकरोज का आंकलन। आंकलन में पहला लिखो औसत या
अपेक्षित संकरोच। पहला है अपना औसत या अपेक्षित संकरोच। औसत मतलब ओवरेज और रिलेटिव हेटेरोसिस। औसत और संकरापेक्ष संकरोच का अपने मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कैसे करेंगे। इसमें संकरोच का आकलन है वो औसत मान या मध्य जनक पर किया जाता है। संकरोच का आंकलन वह औसत मान या फिर अपने मध्य जनक पर किया जाता है। पहला कौन सी अपना औसत या अपेक्षित संकरोच, यानी जो संकरोच यानी हेटेरोसिस का आकलन अपने किसके आधार पर करेंगे, या तो औसत मान या फिर मध्य जनक की पर करेंगे। मध्य जनक, इसमें जो संकरोच आकलन का सूत्र होगा वो क्या होगा, F1 माइनस अम्पी बटे अम्पी इंटू 100। यहां पर अम्पी का मतलब क्या होगा, मिड पेरेंट्स। मिड पेरेंट्स, अम्पी का मतलब क्या है, मिड पेरेंट्स। यहां पर अपने एमपी का मान कैसे निकालेंगे, पेरेंट्स P1 P2 का औसत क्या कहलाएगा अपना, पेरेंट फर्स्ट और पेरेंट सेकंड को क्या करेंगे, अपने दोनों का औसत निकालेंगे। वही क्या होगा अपना एमपी यानी मिड पेरेंट्स होगा। जब अपने क्या है कि औसत या अपेक्षित संकरोच निकालेंगे तब। यहाँ से क्या है कि एग्जाम में हर बार क्या है न्यूमेरिकल आता है, एक ना एक पक्का ही आता है। तो इसके अंदर अपने को क्या है कि न्यूमेरिकल किस तरह से आ सकता है, वो अपने के दोनों तीनों एक साथ ही पढ़ेंगे। दूसरा लिखो अपने बेहतर जनक संकरोच। बेहतर जनक संकरोच दूसरा कौन सा अपना बेहतर जनक संकरोच। बेहतर यानी बेटर पेरेंट्स संकरोच का आंकलन किसके आधार पर करेंगे, अपने बेटर पेरेंट्स। बेटर पेरेंट्स हेटेरोसिस। दूसरा कौन सा पद्धति अपनी विधि है, बेहतर जनक संकरोच या बेटर पेरेंट्स हेटेरोसिस। इसमें अपने संकरोच का आंकलन किसके आधार पर करेंगे, इसमें अपने संकरोच का आंकलन किसके आधार पर करेंगे, अपने बेटर पेरेंट्स यानी बेहतर जनक के आधार पर करेंगे। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होगा F1 माइनस बीपी बेटर पेरेंट्स बटे बीपी इंटू 100। यहां पर बीपी का मतलब क्या है, बेटर पेरेंट्स। बीपी का मतलब लिख लेना बेटर पेरेंट्स होगा। अब यहाँ पर क्या है कि एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करके देखते हैं, फिर आपको ये चीज समझ में आएगा। एग्जांपल लिखते हैं। भी अपने पास क्या है कि एग्जामिनर पूछ ले, भी अपने पास क्या है P1 P2 और F1 अपने पास 3 मान देगा वो। फिर अपने को पूछेगा भी बेहतर जनक क्या होगा इसमें। जैसे P1 है, इसकी उपज आ रही है 8 क्विंटल प्रति हेक्टर। P2 क्या आ रही है 10 क्विंटल प्रति हेक्टर। और F1 आ रहा है अपना 14। अब अपने को पूछेगा भी 3 अपने पास क्या दे देगा, मान दे देगा। 3 मान देने के बाद अपने को क्या पूछेगा भी इसका औसत या अपेक्षित संकरोच क्या होगा। अपने को क्या पूछेगा, औसत
संकरोच क्या होगा। अपने पास कितने मान होंगे, 3 मान होंगे। फिर उसके आधार पर अपने क्या पूछेगा भी उसका औसत या संकरोच क्या होगा। तो अपने को औसत या अपेक्षित संकरोच निकालना हो तो अपना सूत्र क्या होगा, F1 माइनस MP बटे MP2 MP इंटू 100। अपने पास F1 कितना है 14 माइनस, अब अपने को क्या निकालना है मिड पेरेंट्स। मिड पेरेंट्स अपने कैसे निकालेंगे, P1 P2 का क्या निकालेंगे, दोनों पेरेंट्स औसत निकालेंगे। दोनों अपने कितना है 10 8 कितना हो गया 18, 18 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास कितना आएगा 9। अपने पास मिड पेरेंट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी बटे क्या लिखेंगे मिड पेरेंट्स इंटू 100। 14 में से 9 के कितने बच गए अपने पास 5, इधर 5 का भाग दे दो 9 5 45, फिर यानी 55 के समथिंग आएगा। अपने को पूछ ले भी P1 है वो कितना है 8 क्विंटल, P2 10 क्विंटल और F1 कितना है 14 है। तो इसका औसत या अपेक्षित संकरोच क्या होगा, उसका सूत्र क्या होगा अपने F1 माइनस MP बटे MP इंटू 100। MP अपना क्या होगा मिड पेरेंट्स। मिड पेरेंट्स हम कैसे निकालेंगे भी पेरेंट्स 1 और 2 को क्या करेंगे दोनों का औसत निकाल लेंगे तब अपने पास क्या आ जाएगा MP की वैल्यू आ जाएगी। तो उसको अपने क्या करेंगे फिर इसके अंदर रख देंगे। उसके बाद इसी तरह अपने को दूसरा निकालना 72। इसी क्वेश्चन में अपने को पूछ ले भी 72 जनक संकरोच क्या होगा। बेहतर जनक संकरोच बोले तो अपने कैसे निकालेंगे, F1 कितनी है अपनी 14 है और BP यानी बेटर पेरेंट्स, इन दोनों में से बेटर पेरेंट्स कौन सा है सकारात्मक विधि है ये। अपने क्या पढ़ा था सकारात्मक और नकारात्मक 2 पढ़े थे। तो यहाँ पर बेटर पेरेंट्स में अपने को पूछ रहे भी सकारात्मक में कौन सा बेटर होगा, अपने 10 क्विंटल है वो क्या होगा बेटर होगा। तो 10 बटे 10 14 में से 10 गया 4, 400 बटे 10 यानी कितना आ जाएगा लगभग 40%। बेटर पेरेंट्स का संकरोच क्या होगा 40%। इसके अंदर एक चीज नोट लगा के लिख लेना बेटर पेरेंट्स में भी 40% या 40% से अधिक बेटर पेरेंट्स या 40% से अधिक बेटर पेरेंट्स को आदर्श माना गया है। पेरेंट्स को आदर्श माना गया है। कम से कम बेटर पेरेंट्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए तब आदर्श मानेंगे, 40% आएगा ना बेटर पेरेंट्स का मान उसको अपने क्या मानेंगे आदर्श मानेंगे। लिखो अब नोट कर लो इसके अंदर अपने क्या कर रहे हैं अभी हेटेरोसिस का आंकलन कर रहे हैं यानी संकरोच का आंकलन। पहली विधि 33 में अपेक्षित संकरोच या औसत संकरोच, दूसरा है अपना बेहतर जनक संकरोच यानी बेटर पेरेंट्स हेटेरोसिस। बेटर पेरेंट्स हेटेरोसिस निकालने के लिए अपने किसका आकलन करेंगे बेहतर यानी बेहतर जनक हो गए ना अपने बेटर पेरेंट्स हो गए उसी का करेंगे। इसमें अपने को क्या निकालना है सकारात्मक निकालेंगे। यहां से एक न्यूमेरिकल वैसा ही आता है, ये सूत्र ध्यान में रखना किसमें कौन सा यूज हो रहा है।
नोट कर लिया सभी ने? किसी फ्रेंड को जो चीज समझ में ना आए ना वो कमेंट में बता सकते हैं। तीसरा है अपना उपयोगी या आर्थिक संकरोच। तीसरी विधि कौन सी है अपनी? उपयोगी या आर्थिक संकरोच, यानी यूजफुल या इकोनॉमिक हेटेरोसिस। आर्थिक या उपयोगी संकरोच, संकरोच का आकलन किसके आधार पर करेंगे? उपयोगी या आर्थिक संकरोच में संकरोच का आकलन किया जाएगा व्यवसायिक मानक किस्म के आधार पर। व्यवसायिक मानक किस्म यानी कॉमर्शियल चेक वैरायटी। व्यवसायिक मानक किस्म यानी कॉमर्शियल चेक वैरायटी, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? इसका सूत्र हो जाएगा अप माइनस 1 सीसी बटा सीसी इंटू 100। यहाँ पर सीसी का मतलब क्या है? कॉमर्शियल चेक वैरायटी। यानी उपयोगी आर्थिक संकरोच का आकलन किसके आधार पर करेंगे? अपने व्यवसायिक मानक किस्म के आधार पर करेंगे। यहाँ पर सीसी का मतलब क्या होगा? व्यवसायिक मानक किस्म या कॉमर्शियल चेक वैरायटी। अब बात करें भी उपयोगी आर्थिक संकरोच है, इसको सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया था? मेड्रिथ व ब्रिज ने दिया था। ब्रिज ने कपास पर अध्ययन करते हुए उपयोगी आर्थिक संकरोच का सिद्धांत किसने दिया था? मेड्रिथ व ब्रिज ने दिया था। एग्जाम में पूछा गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मेरिडिथ है, सॉरी मेड्रिथ नहीं है, मेरिडिथ है। मेरिडिथ व ब्रिज ने ब्रिज BRIDG ब्रिज ने कॉटन पर एक चीज नोट लेना, ये पादप प्रजनन में प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी है। पादप प्रजनन में प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी पूछ ले तो कौन सा होगा? पादप प्रजनन में प्रत्यक्ष रूप से कौन सा है? आर्थिक या उपयोगी संकरोच। ये नोट करो, फिर अपने इस पे क्वेश्चन करेंगे। भी इसमें क्या है कि अपने एग्जाम में न्यूमेरिकल किस तरह पूछ सकता है एग्जामिनर, वो चीज अपने अभी आगे करेंगे। तीसरा है अपना आर्थिक या उपयोगी संकरोच। इसमें संकरोच का आकलन किसके आधार पर करेंगे? अपने व्यवसायिक मानक किस्म के आधार पर करेंगे। और ये सिद्धांत किसने दिया था? मेरेडिथ व ब्रिज ने कपास पर अध्ययन करते हुए। और पादप प्रजनन में क्या है? प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी है।
ये एग्जाम्पल इसमें नीचे ही कर लो। P1 P2 8 क्विंटल प्रति हेक्टर, P2 हो जाएगी 10 क्विंटल प्रति हेक्टर, F1 हो जाएगी अपनी 14 क्विंटल प्रति हेक्टर, और CC यानी कॉमर्शियल चेक वैरायटी हो जाएगी अपनी 12 क्विंटल प्रति हेक्टर है। तो अपने को एग्जामिनर पूछ ले भी आर्थिक या उपयोगी संकरोच क्या होगा इसमें, भी अपने पास क्या न्यूमेरिकल लिस्ट देगा। एग्जामिनर क्या करेगा, अपने पास क्या करेगा, P1 की वैल्यू दे देगा, P2 की वैल्यू दे देगा, और F1 PD की अपने को वैल्यू दे देगा, और CC यानी व्यावसायिक मानक किस्म की अपने को क्या दे देगा, उपज होगी वो क्या दे देगा। इसके बाद अपने को बोलेगा भी इसमें व्यावसायिक आर्थिक या उपयोगी संकरोच क्या होगा। तो अपने इसको अपने पास क्या वैल्यू तो अपने को दी हुई होगी, तो अपने को क्या सूत्र से निकाल लेंगे। तो सूत्र के F1 अपने पास F1 की वैल्यू कितनी है, इसमें 14 है। बात करें भी CC कॉमर्शियल चेक वैरायटी कितनी है, अपने पास वैल्यू क्या है 12 क्विंटल, बटा CC कितना आ जाएगा 12 इंटू 100, 14 में से 12 गया 2, इधर क्या बच गया अपने 200 भाग 12 दे लो, 12 एकम 12 8 12 65 12 छिक्की 72, लगभग 16% के समथिंग आएगा। भी आर्थिक या उपयोगी संकरोच है वो कितना आएगा, लगभग 16% आएगा। आर्थिक या उपयोगी संकरोच बस अपने को क्या है, सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र अपने को याद होगा ना तो अपने आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होने की संभावना ज्यादा है, एक तो यहाँ से और एक दो बेटर पेरेंट्स है ना, उसमें से सबसे ज्यादा है, वहां से नहीं आएगा तो यहाँ से आएगा। फिर उपयोगी आर्थिक संकरोच से ज्यादा चांस तो बेटर वाले से है। अगला लिखो स्टैंडर्ड संकरोच। अगला चौथा है अपना स्टैंडर्ड संकरोच। स्टैंडर्ड संकरोच, इसमें संकरोच का आंकलन किसके आधार पर करते हैं, संकरोच का आंकलन है वो मानक संकर के आधार पर किया जाता है। मानक मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड हाइब्रिड, स्टैंडर्ड हाइब्रिड के आधार पर करेंगे। इसका सूत्र क्या हो जाएगा अपने, स्टैंडर्ड संकरोच का सूत्र क्या होगा, F1 माइनस SH बटा SH इंटू 100। यहाँ पर SH अपना क्या होगा, स्टैंडर्ड हाइब्रिड। SH क्या हो जाएगा अपना, स्टैंडर्ड हाइब्रिड। इसके बाद में लास्ट है अपना पांचवा कौन सा बच गया अपना, अंतः प्रजनन अवसाद। अंतः प्रजनन अवसाद इसको अपने क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग
इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इसमें संकरोध का आकलन किस में करेंगे? ओज एवं अनुकूलता में कमी या विषमता में कमी। विषम गुणता में कमी। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? अंतः प्रजननी अवसाद F1 माइनस F2 बटे F2 इंटू 100। लास्ट है अपना अंतः प्रजनन अवसाद या इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसमें ओज या अनुकूलता में कमी या विषमता में कमी, उसके आधार पर अपने क्या करेंगे? हम गलत करेंगे F1। चौथा है अपना स्टैंडर्ड संकरोध, यानी संकरोध का आकलन मानक संकर के आधार पर। अपना जो बेटर पेरेंट्स और यूजफुल वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ये इतने नहीं है, पर अपने क्या नोट तो कर ही लो एक बारी। चौथा स्टैंडर्ड संकरोध, पांचवा है अंतः प्रजनन अवसाद। लिख लिया सभी ने? आगे मैं न्यूमेरिकल दूंगा, एक वो करके देखो आप। न्यूमेरिकल करो एक। ज्वार के पादप की लंबाई, ज्वार के पादप की लंबाई के लिए P1 तो है 180 सेमी, P2 है 220 सेमी और F1 है 150 सेमी। तो निम्न लिखित में से कौन सा लक्षण बेटर पेरेंट्स के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण निम्न में से कौन सा लक्षण
क्या आएगी ज्वार में पादप की लंबाई के लिए P1 तो 180, P2 220 सेमी, F1 150 सेमी है। तो निम्न में से कौन सा लक्षण, निम्न में से कौन सा इस लक्षण के लिए बेटर पेरेंट्स एटेरोसिस होगा, यानी बेहतर जनक संकरोच। एग्जाम में न्यूमेरिकल इसी तरह आएगा लिखा हुआ। क्या पूछ रहे हैं, ज्वार में पादप की लंबाई का अपने को क्या है कि तीनों मान दिए हुए हैं। तो पूछ रहे हैं ज्वार में पादप की लंबाई के लक्षण के लिए बेहतर जनक निम्न में से कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिया होगा, A 20, B 22, C 18, D 16। तो निकालो, आप खुद निकाल के ट्राई करो। ज्वार में लंबाई के लिए पूछ रहे हैं, ज्वार में जो लंबाई है उसका मान दिया हुआ है। जो इस लक्षण का मतलब है इस पादप की लंबाई के लक्षण के लिए कौन सा बेटर पेरेंट्स संकरोच यानी बेहतर जनक संकरोच का मान क्या होगा। इसमें सूत्र मैं आपको बता देता हूं। बीपी यानी बेटर पेरेंट्स का सूत्र क्या लिखा था आपने, F1 माइनस बीपी बटा बीपी इंटू 100। खुद ट्राई करो। निकाल लिया क्या, नहीं निकालते बड़े तो देख लो अपन। F1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, F1 की वैल्यू यहाँ पर 150 है। अब यहाँ पर आपको किस चीज में दिक्कत आ रही है, भी यहाँ पर अपने P1 की वैल्यू ले या P2 की वैल्यू ले। जिसने P1 की वैल्यू 220 लिए ना उसका रॉन्ग है। गलत क्यों है, क्योंकि मैंने आपको 2 लक्षण लिखाए थे। यहाँ पर अपने ज्वार के पादप की लंबाई के लिए P2 की वैल्यू लेंगे 220 लेंगे। अब सभी बोल रहे हैं सर भी 220 क्यों लेंगे। तो मैंने आपको याद हो शुरू में 2 प्रकार लिखाया था, सकारात्मक संकरोच, सकारात्मक और नकारात्मक 2 लिखाए थे मैंने आपको। सकारात्मक मैंने आपको क्या लिखाया था, अनुकूलता में बढ़िया हो या उपज में बढ़िया हो, और किस में बढ़िया हो सकता है, कीटों की रोग प्रतिरोधकता में भी क्या हो सकता है, बढ़िया हो सकता है। वो तो अपने किस में आएंगे, सकारात्मक में। नकारात्मक मैंने 4 चीजें लिखाई थी आपको, पादप की लंबाई हो गई, और दूसरा क्या था, विषालुता पदार्थ हो, या कपास में माइक्रोनेर का मान हो, या पादपों की क्या वो बसल की क्या हो, परिपक्व अवधि। उसमें मैंने आपको क्या चीज लिखाई थी, जो मान कम होगा उसको अपने क्या करेंगे, बेटर मानेंगे। जैसे मैंने उस टाइम बताया था पादप की लंबाई क्या है, 40 सेंटीमीटर है और एक 50 सेंटीमीटर है। तो इसमें से अपने को बेटर कौन सी होगी अपने लिए, नकारात्मक में 40 वाली अपने को क्या है कि अपने को कम लंबाई का पादप चाहिए। इसी तरह भी अपने एक बात कर ले, पकाव अवधि है 40 दिन की है और 60 दिन की है। तो अपने को क्या है कि फसल कम पकाव दिन में चाहिए, तो अपने को बढ़िया मान कौन सा होगा, 40 दिन वाला होगा। तो यहाँ पर अपने को चयन करेंगे तो यहाँ पर अपने ज्वार के पादप की लंबाई के लिए किसका चयन करेंगे, कम वाला चयन करेंगे, ज्यादा वाला बढ़िया होगा अपने के लिए। कौन सा कम वाला बढ़िया होगा अपने के लिए, ज्यादा वाला नहीं चयन कर सकते अपने यहाँ पर। क्योंकि ज्वार की लंबाई किसका उदाहरण है, नकारात्मक संकरोच का उदाहरण है। तो यहाँ पर अपना कितना आएगा, 180 बटा 180 इंटू 100। निकाल लो इसको। एक 180 150 में से 180 के कितने बच गए,
-30 बचे हैं यहाँ पर अपने, इंटू 180 इंटू 100, वो सॉरी माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, 180 में 150 गए, अपने पास कितने बच गए 30, यहाँ पर कितने 180 इंटू 100, 1 से 300, 18 का भाग दे दो, 18 एकम 18, 18 2 36 38 54, लगभग 16% वैल्यू आएगी। जिसकी मैथ है वो बढ़िया है, वो हाथ हाथ कर लेगा, मेरी तरह जिसकी मैथ कमजोर है वो धीरे धीरे भाग देके देख लेगा। तो अपने यहाँ पर कितना आएगा 16%, ये नोट कर लो। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना इसको यहीं से। इसी तरह अपने को सकारात्मक और नकारात्मक संक्रोश का ध्यान रखना है। सिर्फ नकारात्मक 4 चीजों को ध्यान रखना है, पादप की लंबाई, विषालुता पदार्थ, कपास में माइक्रोनेस मान और परिपाकल अवधि। कपास में जो मान है ना वहां पर क्वेश्चन पुट अप होने की संभावना है। कपास में रेशे की मोटाई इतनी है, नोट कर लिया सभी ने। एग्री अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। और क्या हाल है सभी स्टूडेंटों का। अपने प्लांट ब्रीडिंग के अंदर कल कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था, संकरोज यानी हेटेरोसिस। आज अपने हेडिंग डालो, नया टॉपिक अपना संकरण या हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। संकरण किसे कहते हैं? आनुवंशिक रूप से भिन्न पादपों के मध्य क्रॉसिंग क्या कहलाती है? संकरण। संकरण किसे कहते हैं? डेफिनेशन सभी को आती होगी। आनुवंशिक रूप से भिन्न पादपों के मध्य क्रॉसिंग। मध्य क्रॉसिंग क्या कहलाती है? यानी आनुवंशिक रूप से भिन्न पादपों के मध्य, जैसे कैपिटल टी कैपिटल इंटू स्मॉल टी। तो अपने पास क्या बनेंगे? कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी आनुवंशिक रूप से भिन्न पादपों के मध्य क्रॉसिंग क्या कहलाती है? संकरण। और एक वर्ड और होता है संकर, यानी हाइब्रिड। संकर या हाइब्रिड। संकर या हाइब्रिड किसे कहते हैं? अब 1 में जो अपने पास क्रॉस से स्थिति होगी उसे अपने क्या बोलते हैं? संकर या हाइब्रिड। यानी संकरण से प्राप्त अब 1 स्थिति क्या कहलाती है? संकर। संकरण किसे कहते हैं? आनुवंशिक रूप से भिन्न पादपों के मध्य क्रॉसिंग क्या कहलाती है? संकरण। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी के मध्य अपने क्या करेंगे? क्रॉसिंग करेंगे। तो अपने पास जो अप 1 के अंदर स्थिति आएगी
उसे अपने क्या बोलेंगे, अपवन पीटी में जो अपने पास नती आएगी उसको क्या बोलेंगे, संकर। यानी संकरण से प्राप्त अपवन पीटी क्या कहलाती है, संकर। संकर से अपने को जो प्राप्त होता है, किसमें प्राप्त होती है, वो में से क्या होती है, विषम युग्मनज और समरूपी। युग्मनज, विषम युग्मनज और कैसी होगी, समरूपी। तो अपने संकर है, यानी संकरण से अपने ज्यादातर कौन सी किस्मों में प्रचलित है, ये विषम युग्मनज हो रही तो किसमें होगी, परपरागित किस्मों में। और एक चीज और बताओ मेरे को, सबसे ज्यादा उपज कौन सी किस्मों की होती है, सबसे अधिक उपज होती है संकर किस्मों की, सबसे अधिक उपज। कदम लिखो तो लिख लो, सबसे अधिक किसकी होगी, संकर किस्मों की। बाद में किसकी होगी, सिंथेटिक किस्मों की। सिंथेटिक किस्मों के बाद में आ जाएगी कंपोजिट। कंपोजिट के बाद में बात करें तो कौन सी हो जाएगी, पारंपरिक किस्में। पारंपरिक किस्मों के बाद में अपने देसी किस्में। ये अपने को बुझली में सबसे ज्यादा उपज कौन सी किस्मों में होती है, संकर किस्मों की होती है। बाद में सिंथेटिक किस्मों की, उसके बाद कंपोजिट, फिर पारंपरिक, फिर देसी या लैंड रिसेस। संकरण, संकरण किसे कहते हैं उन्हें, आनुवंशिक रूप से भिन्न दो पादपों के मध्य क्रॉस क्या कहलाता है, संकरण।